नंबर 2 है वेब बिहेवियर, प्रोटोकॉल्स एंड एड्रेसिंग। और आज के इस लेक्चर में हम 5 बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिनमें स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स, क्लाइंट और सर्वर साइड लैंग्वेज, HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स, URL स्ट्रक्चर और आखिर में IP, डोमेन एंड DNS को हम डिस्कस करेंगे। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर वेब डेवलपर को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ये सब पीछे काम कर रहे होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा है और इसमें हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स, हाउ कंटेंट बिहेव्स फॉर ईच टाइप। नंबर 2 क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड लैंग्वेज, कि हमारा कोड एक्चुअली कहाँ पर रन होता है। नंबर 3 HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल, ये वो रूल्स है जिनके जरिए वेब डाटा को ट्रांसफर करता है। एंड नंबर 4 URL स्ट्रक्चर, हम वेब एड्रेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। और नंबर 5 IP एड्रेस, डोमेन नेम एंड DNS। इसका मतलब है कि हमारे वेब ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि एक सही सर्वर कौन सा है और कहाँ पे वो रिक्वेस्ट लेके जानी है। ये 5 टॉपिक मिलकर हमें पूरी तरह समझाएंगे कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो पीछे क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट की। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट फिक्स्ड और प्री बिल्ड होता है। हर विजिटर को बिल्कुल सेम पेज दिखता है और ये प्लेन HTML और CSS से बनती है। दूसरी तरफ डायनामिक वेबसाइट का कंटेंट यूजर, टाइम या डेटा के मुताबिक चेंज होता है। ये कंटेंट ऑन द फ्लाई जनरेट होता है सर्वर साइड और डेटाबेस के कोड की मदद से। मिसाल के तौर पर फेसबुक का फीड हर बार नया होता है, ये डायनामिक है। लेकिन एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट जो हमेशा सेम रहती है वो स्टैटिक होती है। चलें अब इनको साइड बाय साइड देखते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक वेबसाइट को। स्टैटिक वेबसाइट फास्ट लोड होती है, यानी ये ज़्यादा फास्ट रन होती है और इसको डिप्लॉय करना या इसको होस्ट करना बड़ा आसान होता है और कोई टेक्निकल स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। स्टैटिक वेबसाइट में हमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती और इसका कंटेंट सब यूज़र के लिए सेम होता है और ये पोर्टफोलियो या लैंडिंग पेज जैसी वेबसाइट के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरी साइड पर अगर हम बात करें डायनामिक वेबसाइट की, तो डायनामिक वेबसाइट का कंटेंट डेटाबेस ड्रिवन होता है, यानी डायनामिक वेबसाइट का डाटा डेटाबेस में स्टोर होता है और वहां से रिट्रीव होकर यूजर को नजर आ रहा होता है और ये पर यूजर या पर सेशन पर्सनलाइज्ड होता है और हर यूजर का अपना व्यू होता है। इसके लिए हमें सर्वर साइड प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है और ये ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो दोनों के अपने अपने यूज केसेस हैं, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। सो प्रोजेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाना है या डायनामिक वेबसाइट बनाना है। अब बात करते हैं कि वेबसाइट का कोड असल में चलता कहाँ पर है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो होती है जो डायरेक्टली यूजर के ब्राउजर या कंप्यूटर के अंदर चलती है। ये कंट्रोल करती है कि पेज कैसे दिखेगा और लोड होने के बाद कैसे बिहेव करेगा। सर्वर साइड लैंग्वेज वो होती है जो सर्वर पर चलती है, इससे पहले कि पेज ब्राउजर तक पहुंचे। ये लॉजिक हैंडल करती है, डेटाबेस से कनेक्ट होती है और सिक्योरिटी का ख्याल भी रखती है। तो सिंपल लफ्जों में अगर हम इसको देखें, क्लाइंट साइड कोड यूजर के पास चलता है और सर्वर साइड कोड सर्वर के पास चलता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो चलें अब बात करते हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पर कॉमनली यूज होने वाली लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो क्लाइंट साइड पर बात करें तो सबसे पहली लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज हमें पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2 CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये वेब पेज को स्टाइल और उसका लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जावास्क्रिप्ट,
ये इंटरेक्टिविटी ऐड करती है और ये तीनों लैंग्वेजेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हर ब्राउजर पर सेम तरह से रन होती हैं। अब क्लाइंट साइड की अगर हम बात करें तो क्लाइंट साइड पर सबसे पहली लैंग्वेज है PHP, जो कि वेब सर्वर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। पाइथन और इसके फ्रेमवर्क्स हैं डिजेंगो या फ्लैस्क। Node.js ये जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। जावा और C# ये दोनों लैंग्वेज इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये लैंग्वेजेस हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली भी एक्सप्लोर करेंगे, तो अभी फिलहाल आप इनको थ्योरेटिकली याद कर लें। अब बात करते हैं आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में। ये वो रूल्स हैं जिनकी मदद से डाटा ब्राउजर और सर्वर के दरमियान ट्रांसफर किया जाता है और इसी प्रोटोकॉल के जरिए ब्राउजर और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ब्राउजर और सर्वर के दरमियान रिक्वेस्ट को सेंड करने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रोटोकॉल के जरिए ब्राउजर रिक्वेस्ट को सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसका रिस्पॉन्स वापस ब्राउजर को सेंड करता है। तो ये प्रोटोकॉल ब्राउजर और सर्वर के दरमियान रन होता है। अगर ये प्रोटोकॉल ना हो तो ब्राउजर और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस प्रोटोकॉल में डाटा जो है वो प्लेन फॉर्म में होता है, यानी अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और बीच में कोई भी इसका डाटा को रीड कर सकता है और उसको टेम्पर कर सकता है। दूसरा प्रोटोकॉल है HTTPS। ये HTTP प्लस सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये सेम HTTP प्रोटोकॉल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्शन के लिए SSL या TLS टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। ये इस मकसद के लिए ताकि बीच में कोई डाटा को रीड ना कर सके या उसको टेम्पर ना कर सके। अब HTTP और HTTPS को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। HTTP इसमें इंक्रिप्शन नहीं होती और डाटा प्लेन टेक्स्ट की सूरत में ट्रांसफर किया जाता है। HTTP पोर्ट 80 यूज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। वल्नरेबल टू इंटरसेप्शन, इसका मतलब है कि ब्राउजर एंड सर्वर के दरमियान कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन डाटा को रीड कर सकता है और उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड नो पैडलॉक आइकन इन ब्राउजर। तो ये आप ब्राउजर में चेक कर सकते हैं, अगर तो URL या एड्रेस बार में लॉक का निशान बना हुआ है तो वो HTTPS प्रोटोकॉल होता है, और अगर लॉक का निशान ना हो तो फिर HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होता है। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इंक्रिप्शन इस्तेमाल करता है और इंक्रिप्शन के लिए SSL या TLS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये ओल्ड प्रोटोकॉल है जो पहले इस्तेमाल होता था, आजकल इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और TLS का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये न्यू वर्जन है और SSL की जगह पर आजकल ज्यादातर TLS इस्तेमाल किया जा रहा है। HTTPS पोर्ट 443 ये पोर्ट इस्तेमाल करता है और सेंसिटिव डाटा को सिक्योर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हम HTTPS इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आपकी वेबसाइट पर पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या इस तरह की या बैंक डिटेल इस तरह का डाटा इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर उस वेबसाइट को HTTPS प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहिए और आप ब्राउजर में पैडलॉक आपको नजर आ जाएगा, जिसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब समझते हैं कि एक URL कैसे बनता है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो पूरा एड्रेस होता है जो हम टाइप करते हैं या क्लिक करते हैं
ताकि किसी स्पेसिफिक पेज या रिसोर्स तक पहुंच सकें। एक यूआरएल 4 बुनियादी हिस्सों से मिलकर बनता है। नंबर 1 प्रोटोकॉल, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। डोमेन नेम, वेबसाइट का नाम, जैसे iub.edu.pk, ये डोमेन नेम है। उसके बाद पाथ, ये किसी स्पेसिफिक पेज को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल /admissions। और क्यूरी स्ट्रिंग, पाथ के बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होते हैं उनको हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं। अब एक रियल यूआरएल को ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखें, ये एक कंप्लीट यूआरएल है जो एक किसी स्पेसिफिक पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। https://www.iub.edu.pk/admissions year = 2026। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल। https:// वो प्रोटोकॉल है जो बताता है कि कनेक्शन सिक्योर होगा। डोमेन नेम www.iub.edu.pk, वो डोमेन है यानी वेबसाइट का एड्रेस। /admissions वो पाथ है यानी एग्जैक्ट पेज जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और क्वेश्चन ईयर = 2026 वो क्यूरी स्ट्रिंग है जो एक्स्ट्रा डाटा सर्वर को भेजता है। इस केस में शायद ये एडमिशन का साल स्पेसिफाई कर रहा है। अब अगली बार जब आप कोई भी यूआरएल देखें, आप आसानी से उसे इन 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो हर यूआरएल इन 4 बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 प्रोटोकॉल, नंबर 2 डोमेन नेम, नंबर 3 पेज, एंड नंबर 4 एक्स्ट्रा पैरामीटर जिनको हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क के बाद आता है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसे एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस चाहिए होता है ताकि डाटा सही जगह तक पहुंच सके। इसी एड्रेस को हम आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस 2 तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है, और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो 192.168.1.1 ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम IPv4 कहते हैं और ये टोटल 32 बिट का होता है। IPv6 ये 128 बिट का होता है और इसमें हेक्साडेसिमल नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। और IPv6 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दरमियान में कोलन इस्तेमाल करते हैं। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक पोस्टल एड्रेस की तरह काम करता है। तो इसे आप अपने घर के पोस्टल एड्रेस की तरह समझ सकते हैं। जैसे डाकिया को पता होता है कि लेटर कहाँ डिलीवर करना है, तो वैसे ही इंटरनेट को पता होता है कि डाटा कहाँ भेजना है। अब समझते हैं डोमेन नेम और डीएनएस क्या होते हैं। डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होता है, जैसे iub.edu.pk। ये याद रखना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि नंबर्स की एक लंबी स्ट्रिंग याद रखें। लेकिन कंप्यूटर असल में आईपी एड्रेसेस समझते हैं, नाम नहीं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है डीएनएस की, यानी डोमेन नेम सिस्टम की। डीएनएस को अक्सर इंटरनेट की फोन बुक कहा जाता है। ये डोमेन्स नेम्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। यानी जब आप कोई डोमेन टाइप करते हैं, डीएनएस पीछे से उस नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ब्राउजर सही सर्वर तक पहुंच सके। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि डीएनएस असल में काम कैसे करता है। स्टेप नंबर 1, यूजर ब्राउजर में डोमेन नेम टाइप करता है, जैसे iub.edu.pk। स्टेप नंबर 2, ब्राउजर एक डीएनएस सर्वर से पूछता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है। इसे डीएनएस लुकअप कहते हैं। स्टेप नंबर 3, डीएनएस सर्वर जवाब में उस सर्वर का आईपी एड्रेस वापस भेजता है। स्टेप नंबर 4,
ब्राउजर अब सीधा उस आईपी एड्रेस पर कनेक्ट हो जाता है। और आखिरी स्टेप नंबर 5, सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है और पेज लोड होकर स्क्रीन पर नजर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस अक्सर सिर्फ चंद मिली सेकेंड्स में मुकम्मल हो जाता है, तो इतना फास्ट कि हमें पता भी नहीं चलता। तो डीएनएस इन 5 स्टेप्स में काम करता है। यूजर वेब एड्रेस यूआरएल एड्रेस में डोमेन नेम टाइप करता है, ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करता है डीएनएस को, डीएनएस आईपी एड्रेस रिटर्न करता है, ब्राउजर उस आईपी एड्रेस के जरिए सर्वर से कनेक्ट होता है और सर्वर जो रिस्पॉन्स सेंड करता है और पेज ब्राउजर पर यूजर को नजर आता है। अब आज का लेक्चर रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, स्टैटिक वेबसाइट्स फिक्स्ड कंटेंट दिखाते हैं, जबकि डायनामिक वेबसाइट्स डाटा यूज करके कंटेंट जनरेट करती है। दूसरी बात, क्लाइंट साइड कोड ब्राउजर में चलता है, जबकि सर्वर साइड कोड सर्वर पर चलता है। तीसरी बात, HTTP डाटा को प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, जबकि HTTPS उसे इनक्रिप्ट करके सिक्योरिटी देता है। चौथी बात, एक URL प्रोटोकॉल में डोमेन, पाथ और क्वेरी स्ट्रिंग से मिलकर बनता है। और पांचवी बात, DNS ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स को मशीन IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। ये 5 पॉइंट्स आज के लेक्चर का कोर है। अगर ये क्लियर है तो आप वेब की वर्किंग को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड लैंग्वेज, HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, URL स्ट्रक्चर और IP एड्रेस, डोमेन नेम और DNS। अगले लेक्चर में हम HTML बेसिक्स कवर करेंगे, जहां हम प्रैक्टिकली अपनी पहली वेब पेज बनाना सीखेंगे। अगर आपको